हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। आज हम लोग केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी को पता है कि हम लोग 2023 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 2024 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाके प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया गया है जिससे बहुत सारे केमिस्ट्री का डिवीजन हो चुका है। तो आपको रिवीजन क्लास के नाम से केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा मेरे चैनल पर, वहाँ पे जाना है। उसमें जितना भी वीडियो बताया गया है सभी वीडियो का आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम लोग आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक रूप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिकली हम लोग 2-3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। तो 2-3 प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं उसमें हम लोग कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो हम लोग ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेक्राइड होता है, डाइसेक्राइड होता है और ट्राइसेक्राइड होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है मोनोसेक्राइड होता है। तो हम लोग यहाँ पर मोनोसेक्राइड का अगर बात करते हैं, इसमें चर्चा कर ही देते हैं इसलिए कि याद होना चाहिए ये चीज़, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन सभी का चर्चा हम यहाँ पे कर देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं, ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट का बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली अभी हम लोग इसको डिवाइड करें तो सबसे पहले हम लोग बांटते हैं इसको मोनोसेक्राइड। कौन? तो मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में अगर बात करेंगे तो मोनोसेक्राइड में कौन कौन आ जाता है। तो मोनोसेक्राइड का अगर बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड में आता है ग्लूकोज। मोनोसेक्राइड में हम लोग इसको पढ़े भी थे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के संरचना वगैरह सब देखे थे हम लोग, वो सब चीज़ें भी ध्यान में रखना है। दूसरा इसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्रेक्टोज। दूसरा क्या पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग फ्रेक्टोज के बारे में पढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ये दो मोनोसेक्राइड जो स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, फ्रेक्टोज के बारे में और ग्लूकोज के बारे में। अब अगर बात करते हैं हम आगे जो होता है सेक्राइड में वो होता है डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड कैसे बनता है तो डाइसेक्राइड जो बनता है, डाइसेक्राइड जो बनता है वो मोनोसेक्राइड का मिलकर डाइसेक्राइड का निर्माण करता है। मोनोसेक्राइड मिलकर क्या करता है तो डाइसेक्राइड का निर्माण करता है। और डाइसेक्राइड में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, सुक्रोज के बारे में। डाइसेक्राइड में आता है सुक्रोज। उसके बाद हम लोग मल्टोज के बारे में पढ़ते हैं। और सुक्रोज किससे बनता है तो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज से बनता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान में होना चाहिए। डाइसेक्राइड और भी हम लोग पढ़ते हैं लैक्टोज के बारे में पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग चर्चा करते हैं वो है पॉलीसेक्राइड। वो क्या है, पॉलीसेक्राइड। तीसरा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड का अगर हम चर्चा करते हैं तो पॉलीसेक्राइड में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्च के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इसमें सेलुलोज के बारे में, ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इसमें पूछ दिया है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक में पाया जाता है। तो देखो जो सुक्रोज होता है ना, सेलुलोज जो होता है, तो सेलुलोज जो होता है ये पौधों से प्राप्त होता है। सेलुलोज किस कहाँ पे होता है तो पौधों में होता है। और सभी को पता है कि पौधे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए जो सेलुलोज होता है वो सबसे प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड
जो है जो दूध में उपस्थित होता है। अभी हम यहाँ पर 3 प्रकार के डाइसैकेराइड लिखे थे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब इसी में से कोई ना कोई आंसर इसका होगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज तीनों के तीनों इसमें दे दिया गया है, तीनों के तीनों इसमें दिया हुआ है। इसमें कौन सा डाइसैकेराइड में दूध का मात्रा मिलता है? तो याद रखना है, इस बात को तो ध्यान में रखना है, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, जो लैक्टोज होता है, ये इसको एक और नाम से जानते हैं, इसे दूध शर्करा भी कहते हैं, इसे दूध शर्करा के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग दूध शर्करा भी कहते हैं। दूध शर्करा, नहीं बुझा तो फिर से लिख देते हैं, शर्करा, ये आधा का है, ठीक है, दूध शर्करा भी कहते हैं, इसको दूध शर्करा भी कहते हैं। तो इससे ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, तो ऑब्वियस है लैक्टोज हो जाएगा। मल्टोज जो होता है, मल्टोज का अगर बात करेंगे तो ये मल्टोज ग्लूकोज के 2 इकाई से मिलकर बनता है, और सुक्रोज का बात करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। तो ये सब चीज़ें, सुक्रोज का बात करेंगे तो गन्ना वगैरह से प्राप्त होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। सुक्रोज जो मिलता है कहाँ से मिलता है? गन्ना से मिलता है। जो पॉइंट है यहाँ पर लिख भी देते हैं, सुक्रोज जो है, सुक्रोज जो प्राप्त होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो गन्ने से प्राप्त होता है, गन्ने से प्राप्त होता है। हो सकता है कभी पूछ दे, गन्ने से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लैक्टोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है विटामिन के बारे में। लास्ट एक ऑप्शन छूटा हुआ है। बात किया जा रहा है कि जो विटामिन होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस है, कुछ मिसिंग है, उसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर विटामिन ए का बात किया जा रहा है, किसका? तो विटामिन ए में का रासायनिक नाम क्या है बताना है। अब देखो बुक में भी देखने जाओगे तो किसी का भी रासायनिक नाम नहीं मिलेगा, किसी का भी रासायनिक नाम नहीं मिलेगा, लेकिन पूछा है तो रासायनिक नाम सबका याद रखना जरूरी है। यहाँ पर लिख देते हैं रासायनिक नाम, रासायनिक नेम, तो सभी को नोट डाउन करना है, सभी विटामिन का। तो विटामिन ए का बात करते थे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है रेटिनॉल। ये क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अगर विटामिन B1 का बात करेंगे, विटामिन B1 का बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं थायमीन। इसको क्या कहते हैं? थायमीन के नाम से जानते हैं। अगर विटामिन B2 का बात करेंगे तो विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। सभी को नोट डाउन करते जाना है, हो सकता है कि अगला बार कोई अगला विटामिन के बारे में पूछे। विटामिन सी का बात करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, आधा ये सा है एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, या अम्ल भी लिख सकते हैं। विटामिन डी का बात करेंगे तो विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल, फेरॉल, कैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं। और विटामिन ई जो होता है उसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। लास्ट हो गया विटामिन के, जिसको हम लोग जानते हैं फाइलोक्विनोन, क्विनोन, फाइलोक्विनोन, ये हुआ है क्विनोन। तो ये रासायनिक नाम है विटामिन का, इसको इम्पॉर्टेंट याद रखना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन पूछा है तो आगे भी पूछेगा। तो विटामिन यहाँ पर ए का बात किया जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए विटामिन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि जो विटामिन होता है ना, वो विटामिन जो होता है पौधा विटामिन खुद बनाता है, लेकिन हम लोग जो जंतु होते हैं उनके शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है। हम लोग खाने में विटामिन को लेना पड़ता है, हम लोग को खाने में विटामिन को लेना पड़ता है। विटामिन के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, तो विटामिन के बारे में। तो विटामिन यहाँ पर भी आ गया है कि जो विटामिन है कौन जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो ये चीज़ पहले इसके पहले भी लिखवा चुके हैं, जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में विलय विटामिन बोले या घुलनशील बोले, बात दोनों का सेम ही है। तो जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है। तो बी का जितना भी विटामिन होता है, बी वाला जितना भी होता है, B1, B2, B6, B12, ये 4 गो बी का होता है, ये साथ सी, ये सब के सब क्या होता है, तो ये जल में घुलनशील होता है। दूसरा जो विटामिन होता है वो होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, तो वसा में कौन कौन सा विटामिन घुलता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। A, D, E और K, ये चारों के चारों किस में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी को ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूछा है कि जल में कौन घुलनशील है, तो बी और सी। तो बी और सी कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए जल में पूछा है, अगर यही वसा में पूछते तो वसा में कौन है, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, के भी हो जाएगा, ये वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात दूसरा यहाँ पे किया जा रहा है किसका, तो इंसुलिन का किया जा रहा है। इंसुलिन का स्रोत हम लोग शरीर में कहाँ से होता है, पहले इंसुलिन का काम क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो इंसुलिन जो होता है हम लोग शुगर को कंट्रोल करता है, क्या करता है, ये शुगर को, मधुमेह को कंट्रोल करता है, जिससे शुगर वाला बीमारी नहीं होने देता है। लेकिन अगर शुगर का मात्रा ज़्यादा हो जाता है तभी ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोगों को बाहर से क्या करना पड़ता है, इंसुलिन लेना पड़ता है। ऐसे अगर हम लोग शरीर का बात करते हैं तो शरीर का जो हम लोग पार्ट होता है, ये जो इंसुलिन होता है वो इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन का जो स्राव होता है शरीर कौन से हिस्सा से, तो अग्न्याशय से होता है। कहाँ से होता है, अग्न्याशय से हम लोग शरीर से निकलता है। शरीर का जो अग्न्याशय ग्रंथि होता है कहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं ये अमाशय के पास होता है। कहाँ पे होता है, अमाशय के पास होता है। तो यही यहाँ से क्या होता है कि इंसुलिन का स्राव होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का अगर आप क्लास नहीं देखे तो जरूर देख ले, इसलिए कि ये जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। इसके पहले हम एक टेबल प्रोवाइड कराए थे विटामिन का, कि कौन सा विटामिन से की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, इसका एक टेबल हम प्रोवाइड कराए थे और वो टेबल ध्यान में रखना है। अगर बात करते हैं यहाँ पर बेरी रोग, तो बेरी रोग जो होता है ये कौन सा विटामिन की कमी से होता है, तो B1 विटामिन की कमी से होता है। किस कमी से होता है, तो B1 विटामिन की कमी से ये बीमारी देखने को मिलता है। तो ऐसे ही अगर स्कैर्वी का बात करते हैं तो स्कैर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कमी से होता है। स्कैर्वी जो होता है वो विटामिन सी के कमी से होता है। जनन क्षमता में कमी, ये कौन सा विटामिन की कमी कारण होता है, ई वाला कारण होता है। अभी भी यहाँ पर 3 याद रख सकते हैं। ऐसे टेबल एक प्रोवाइड करा दिया गया है, पीछे आप वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी फिलहाल इतना याद रखें, बेरी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है, तो B1 कमी से होता है। स्कैर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। और जनन क्षमता में जो कमी आता है, जनन क्षमता मतलब का जीवों का जो जन्म देने का जो क्षमता होता है जीवों का, तो उसमें कमी किस कारण से, तो विटामिन ई के कमी के कारण से ऐसा देखने को मिलता है। रक्त कोशिका का स्राव को रोकने के लिए कौन सा, रक्त कोशिका के स्राव को या थक्का नहीं बनने देता है, वो किस विटामिन कमी से होता है, विटामिन के कमी से होता है।
और कौन सा विटामिन किस स्रोत से मिलता है, इस चीज़ को भी बोले थे कि वहाँ पे एक टेबल भी हम जब पढ़ा रहे थे वहाँ भी लिखवाए थे, और पीछे के वीडियो में भी आपको एक टेबल प्रोवाइड कराया गया है, उसको आप जरूर से जरूर देख लें। अब यहाँ पर बात की जाए विटामिन ई का, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी क्या है, ये भी रिपीटेशन क्वेश्चन है। ये भी जो क्वेश्चन है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, इसके पहले भी आया था। जो प्राकृतिक रबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? प्राकृतिक रबर किससे प्राप्त किया का मतलब उसका एकलक क्या है? हर एक का लिखवाए थे कि हर एक का एकलक आप लोग को ध्यान में रखना है, एकलक ध्यान में रखना जरूरी है, तभी जाके कोई क्वेश्चन का हम लोग आंसर बता सकते हैं। प्राकृतिक रबर का एकलक पहले ही बता दिए है कि जो प्राकृतिक रबर होता है उसका एकलक के रूप में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ये किससे बनता है? तो ये आइसोप्रोपिन से बनता है। किससे बनता है? ये आइसोप्रोपिन से बनता है। ये आइसोप्रोपिन का एकलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रोपिन का द्वारा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एथिलीन जो दिया हुआ है ये पोलोथीन को बनाने में मदद करता है। ये इसका किसका एकलक है? ये पोलोथीन का होता है, एथिलीन। एथिलीन, हाँ एथिलीन ही शायद होता था, ये एथीन होता है पोलोथीन का। तो सबका एकलक लिखवाया गया है, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कौन किसका एकलक होता है। जैसे अगर पॉलीस्टाइरीन बनाया जाता है तो बेंजीन किससे बनता है? तो पॉलीस्टाइरीन बनाया जाता है तो किससे बनता है? तो बेंजीन से बनता है। तो इसको ये किसका एकलक होता है? तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये पॉलीस्टाइरीन, ये पॉलीस्टाइरीन का एकलक होता है बेंजीन। ये कुछ लिखवाया गया है हर एक का कि कौन किसका एकलक क्या होता है, तो वहाँ से आप जाके इसको याद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि इसमें कौन सा ईस्टर बंध का निर्माण करता है? तो ये भी बहुलक वाले चैप्टर का ही है। इसमें ईस्टर बंध का जो निर्माण करता है वो है टेरिलीन होता है। कौन होता है? तो टेरिलीन होता है। इसको ध्यान में रखना है कि यही ईस्टर बंध। ईस्टर बंध का मतलब क्या है? ईस्टर का निर्माण करना। ईस्टर बंध का मतलब है ईस्टर का निर्माण करना। तो ये ईस्टर का निर्माण सॉरी कौन करता है? बैकलाइट करता है। ईस्टर का निर्माण कौन करता है? तो बैकलाइट करता है। एक बार हमको कंफर्म होने दीजिए, टेरिलीन ही करता है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका ईस्टर बंध का निर्माण कौन करता है? टेरिलीन जो होता है बहुलक, यही ईस्टर बंध का निर्माण करता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कौन इसमें से जो है जो कि क्या कहता है ताप दृढ़ प्लास्टिक है। कौन इसमें से ताप दृढ़ प्लास्टिक है, उसका आंसर बताना है। अगर ताप दृढ़ प्लास्टिक का बात करेंगे तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ताप दृढ़ प्लास्टिक बोलते क्या है। ताप दृढ़ प्लास्टिक का मतलब ऐसा प्लास्टिक जो ताप का सहन कर सके। ताप मिलते ही ज़्यादा, ऐसा नहीं कि पिघलना वगैरह शुरू हो जाए, तो जो ताप का सहन कर सके उसको हम लोग ताप दृढ़ प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। और वो कौन सा प्लास्टिक है? तो बैकलाइट है। कौन है? बैकलाइट है। तो इस बात को ध्यान दें, ये प्लास्टिक ही है एक प्रकार के, नायलॉन, लेकिन ये सब ज़्यादातर जाल वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है नायलॉन 6 का। इसके बारे में हम लोग वहाँ पे चर्चा भी किए हुए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
शायद इसको लिखवाए भी होंगे। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है। तो ये शायद हमको जहाँ तक उम्मीद है ये हम शायद लिखवाए थे कि इसमें से कौन पॉलीएमाइड होता है। आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं कि शायद ये लिखवाया है कि नहीं कि पॉलीएमाइड किसको कहते हैं। तो पॉलीएमाइड जो होता है, नायलॉन जो होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड के नाम से जानते हैं। जो नायलॉन होता है तो इसी का हम लोग एक अलग नाम देते हैं पॉलीएमाइड। इसी नायलॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा लोग कि जो नायलॉन 6 होता है उसको हम लोग पॉलीएमाइड रेशा भी बोलते हैं, पॉलीएमाइड रेशा के नाम से जानते हैं। इसमें रेशा शब्द यूज किया जाता है, देखिए ये रेशा में ही प्रयोग किया जाता है। जो नायलॉन 6 हो या 6 हो, दोनों को दोनों किस में प्रयोग किया जाता है, रेशा में प्रयोग किया जाता है। जैसे जाल वगैरह बनाने में, मछली का जाल जो होता है उसको पकड़, जो जिस चीज़ से बना रहता है किससे बना रहता है, नायलॉन 6 से बना हुआ रहता है। चलते देखते अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ से ऐसा करते हैं, यहाँ तक आज का क्लास को यहाँ तक यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे।